नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं वसीयत के बारे में। विल जिसे कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहते हैं, वसीयती पत्र। तो आज हम समझेंगे कि ये वसीयत होता क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनाया जाना चाहिए। इस बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। इसके कानूनी महत्व के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जुड़ जाइए आज के लेक्चर से और समझिए वसीयत और उससे जुड़े सभी बातों को आसान शब्दों में। तो कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का बंटवारा अगली पीढ़ी के सदस्यों के बीच करने के लिए एक डॉक्यूमेंट या एक दस्तावेज का उपयोग करता है जिसे वसीयत कहते हैं। भारत में ये एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इसके विल कहते हैं और इससे जुड़ा कानून हमारे पास है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसके अनुसार वसीयत एक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है कि उसके बाद उस संपत्ति के मालिक कौन होंगे। प्रॉपर्टी के निपटान के संबंध में इस तरह की घोषणा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावित होती है। ध्यान रखिए, उसके जीते जी वसीयत काम में नहीं आती। कुछ आवश्यक बातें आप जानिए। पहला कि चल और अचल यानी मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में वसीयत बनाई जा सकती है। दूसरी बात ये कि वसीयत बनाने के लिए वही व्यक्ति सक्षम होगा जो दिमागी तौर पर स्वस्थ है यानी मेंटली फिट है और वयस्क है यानी कि उस आदमी ने अवयस्कता की उम्र जो है वो प्राप्त कर ली है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति जो बना रहा है वसीयत वो केवल उसी संपत्ति का वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं कमाया है, स्वयं अर्जित किया है। पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता। पैतृक संपत्ति के मामले में व्यक्ति उसी संपत्ति की वसीयत कर सकता है जो उसको उत्तराधिकार में मिलने वाला है। फिर आपको एक जानकारी दे दूं कि वसीयत के बारे में कुछ औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना यह है कि वसीयत करने का कोई फॉर्मेट नहीं है, यह किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह है कि भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से बात लिखी होनी चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन या नोटरी करवाना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। एक कागज के टुकड़े पर भी वसीयत लिखा जा सकता है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है तो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। वसीयत को निष्पादित करने यानी एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वसीयत को विधिवत यानी जैसा किया जाना चाहिए वैसा हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम से कम 2 गवाह के हस्ताक्षर भी उस पर होने चाहिए। गवाहों को एक दूसरे की उपस्थिति में और वसीयतकर्ता की उपस्थिति में ही हस्ताक्षर करना होता है। मतलब एक गवाह पहले और दूसरा गवाह बाद में साइन नहीं कर सकता। फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुओं के मामले में गवाह एक लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी भी हो सकता है। मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो भी गवाह हो सकता है, लेकिन सलाह ये दी जाती है कि लाभार्थी यानी जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसको वसीयत पर साइन नहीं करना चाहिए, गवाह नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है वही उस पर गवाह है या वही वहां पर में हस्ताक्षर कर रहा है साक्षी के रूप में, तो इससे डॉक्यूमेंट संदिग्ध यानी कि उस पर डाउट क्रिएट होता है कि कहीं इसने ज़बरदस्ती तो नहीं डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, इसने ही तो नहीं डॉक्यूमेंट बनवा लिया। तो बेहतर है कि गवाह इंडिपेंडेंट हों। ये बात और है कि कानून के अनुसार लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी वसीयत हो रही है वो भी गवाह हो सकता है। एक केस आपको जानना चाहिए, वो है कविता कंवर वर्सेस श्रीमती पामेला मेहता। इसे कविता कंवर केस के नाम से जाना जाता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों और मुद्दों पर चर्चा की। कविता कंवर केस उन संदिग्ध परिस्थितियों का विवरण करता है जो न्यायालयों द्वारा किसी भी वसीयत को अमान्य करार देने के लिए विचार की जाती है, चाहे विपक्ष में कोई दलील दी जाती हो या नहीं। वसीयत प्रस्तावक के लिए यह आवश्यक है कि वह विल से संबंधित सभी संदिग्ध परिस्थितियों को हटाकर न्यायालय के विवेक को संतुष्ट करे। जब कभी वसीयत की जाती है और मान लेते हैं कि सभी जितने उसके दावेदार हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी बराबर नहीं बांटी गई है, तो वसीयत हमेशा चैलेंज की जाती है कि यह वसीयत सही नहीं है। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वसीयत बनाने वाले को कि प्रॉपर्टी का सारा डिटेल हो। दूसरी बात, अगर किसी पक्षकार को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी के 4 बेटे हैं और वो सिर्फ एक बेटे को सारी प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, तो उसे उसका कारण लिखना चाहिए कि क्यों वो 3 बेटों को प्रॉपर्टी से अलग कर रहा है और एक को ही सारी प्रॉपर्टी क्यों दे रहा है, ताकि जब कभी वसीयत चैलेंज किया जाए तो उससे उस बात को संतुष्ट किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि वसीयत के बारे में कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंची होगी। फिर भी अगर आप कुछ और सलाह लेना चाहते हैं तो सिविल मामलों के किसी अधिवक्ता या एडवोकेट से संपर्क करें। वो आपकी मदद करेंगे वसीयत बनाने, तैयार करने और आपके जाने के बाद उसको एग्जीक्यूट यानी निष्पादित करने के लिए।
तो जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, जानते समझते रहिए देश दुनिया के कठिन कानूनों को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।